अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 हाफ कवर किया था और इंशाल्लाह आज हम जो है अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट पढ़ लेंगे जो हमारे पास रिमेनिंग चैप्टर टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसमें हम दो सब टॉपिक्स पढ़ते हैं दैट इज सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन। सिग्नल एम्पलीफिकेशन क्या चीज़ है? अगर मैं आपको बताऊं कि हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ रिसेप्टर एगनिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइगेंड की बात कर रहे हैं। तो अब कुछ स्पेसिफिक ऐसे रिसेप्टर्स हैं हमारे पास जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है, और जो रिस्पॉन्स होता है उनका जो ड्यूरेशन होता है वो भी ज़्यादा होता है। अब देखिए जो हमारे पास इसमें हम देखें कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, ये दो ऐसे रिसेप्टर्स हैं हमारे पास अदर देन दैट रिसेप्टर्स, जो बाकी सारे हमारे पास रिसेप्टर्स हैं उनकी नहीं, हम सिर्फ इसमें जो है वो जी प्रोटीन और एंजाइम लिंक्ड की बात करें। ये दोनों रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर हैं जो हमारे पास सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी करते हैं, ठीक है, साथ में जो हमारे पास रिस्पॉन्स है, जो ड्यूरेशन है, उसको भी जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? जैसे कि एक हमारे पास सिंपल ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हो रहा है, ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे आके बाइंड कर रही है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, ये हमारे पास एक सिंपल हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की। और एक हमारे पास जो है वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब देखिए कोई भी ड्रग आके इस मैकेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी ड्रग रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, इट्स अ नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन जी प्रोटीन में की स्पेसिफिकेशन कैसे आ रही है कि जब भी कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ आके बाइंड कर रही है ना, तो इस मैकेनिज्म में जो हमारे पास ड्यूरेशन होगा रिस्पॉन्स का वो लो होगा, सही है। और जो हमने दो रिसेप्टर स्पेसिफिक जिनकी बात की है जी प्रोटीन और एंजाइम में, अगर हम जी की बात कर रहे हैं, जी प्रोटीन की, तो इसमें हमारे पास जो ड्यूरेशन है ना वो हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा रिस्पॉन्स का। वो कैसे? हम एक ड्रग की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल द ड्रग इज एल्ब्यूटिरॉल। जब भी ये हमारे पास इस मैकेनिज्म से हमें रिस्पांस देगा, यानी कि सिंपल जाके इसने रिसेप्टर पे बाइंड किया है और हम लोगों को रिस्पांस दे रहा है, तो ये हम लोगों को फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए जो है ये रिस्पांस देगा। जब भी एल्ब्यूटिरॉल जाके बाइंड करेगी हमारे पास इस मैकेनिज्म के थ्रू, नॉर्मल ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हो रहा है, तो फ्यू मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स हो रहा है। अब हम यहाँ पे दो स्पेसिफिक रिसेप्टर की बात करें, जी प्रोटीन एंड एंजाइम लिंक्ड। लेकिन जैसे ही ये ड्रग जी प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू हम मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग को रिस्पॉन्स दे रही है, तो ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है। कितना कि हम लोग को ये देखिए हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड्स के लिए हम लोगों को इस स्पेसिफिक रिसेप्टर में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो ये डिफरेंस है कि ये सिग्नल्स एम्पलीफाई और ड्यूरेशन ज़्यादा, ये जो दो रिसेप्टर्स कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, सही है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जब भी ड्रग के साथ कोई भी रिसेप्टर बाइंड करता है ना, ठीक है, तो सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई नहीं होते। कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो, कुछ रिसेप्टर्स के साथ जो है ना वो ड्रग जाके बाइंड कर जाती है, कुछ रिसेप्टर्स फ्री होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो कुछ एक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ इनएक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी लाइगेंड आके ड्रग के साथ बाइंड करेगा तो वो इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि सारे रिसेप्टर्स तो ड्रग को बाइंड नहीं करते, ठीक है, कुछ अमाउंट यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट, कुछ अमाउंट जो है ना वो रिसेप्टर जो है वो ड्रग को अपने साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। तो बाकी मीन्स के जो रिसेप्टर है वो हमारे पास फ्री हैं, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? स्पेयर रिसेप्टर्स। मीन्स के ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में फ्री पड़े हैं क्योंकि इन्होंने अपने साथ ड्रग को इतना इंटरेक्ट नहीं किया, बाइंड नहीं किया, फ्री पड़े हैं। लेकिन रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है जो ड्रग जाके बाइंड करे रिसेप्टर के साथ। तो फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट ऑफ रिसेप्टर्स के साथ जो है वो ड्रग बाइंड कर रही है, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स फ्री हैं जिनको हम लोग स्पेयर रिसेप्टर्स कह रहे हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन के केस में 99% ऑफ इट्स रिसेप्टर्स आर फ्री। द रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन है कि क्यों हमारे पास इसके 99%? अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है, ताकि वो ग्लूकोज को बाइंड करे और डायबिटीज ना हो पेशेंट को, ठीक है, डायबिटिक जो लेवल है नॉर्मल उससे ज्यादा जो है ग्लूकोज लेवल ना आ जाए, डायबिटीज ना हो पेशेंट को, ठीक है। तो अब जैसे कि देखिए कि 99% हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर्स स्पेयर पड़े होंगे।
पेशेंट ने, ठीक है, पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट लेवल जो है वो ज्यादा हो गया, तो इंसुलिन के जो स्पेयर रिसेप्टर्स हैं वो फौरन जाके जो है ना वो उस ग्लूकोज को के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और पेशेंट की बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको इंक्रीज नहीं करने देंगे। अब देखें, पेंक्रियाज जो है मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, तो इसीलिए हम लोग जो है ना वो बॉडी के बाहर से पेशेंट्स को इंसुलिन देते हैं, राइट, ताकि ये इंसुलिन ग्लूकोज की जो अमाउंट को बॉडी में ज्यादा ना होने दे। अब देखिए, इंसुलिन के रिसेप्टर्स 99% स्पेयर पड़े हैं, इनको हम स्पेयर रिसेप्टर्स कह रहे हैं, ठीक है। क्यों पड़े हैं, मैंने आपको रीजन बताया है कि ग्लूकोज को जो लेवल है बॉडी में ज्यादा नहीं होने देना इसने, ठीक है। दैट्स वाई इसके इतने परसेंट रिसेप्टर्स फ्री पड़े होते हैं। जो 1% रिसेप्टर है, यस, वो इंटरैक्ट करके हमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके देते हैं। अब हम अगर हार्ट की बात करें, वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, राइट, हार्ट में हमारे पास जस्ट 5 to 10% रिसेप्टर स्पेयर पड़े होते हैं। बाकी जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑक्युपाई हो चुके होते हैं लाइगेंड के साथ। अब इसकी रीजन क्या है, देखिए, हार्ट के अंदर जो मैक्सिमम रिसेप्टर्स होंगे ना, 90% ऑफ द रिसेप्टर्स वो ऑक्युपाई हो चुके होंगे। मैंने आपको पहले बात की, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाई होते हैं किसी भी केस में, फ्रैक्शन, बाकी जितने पड़े होंगे उनको हम स्पेयर रिसेप्टर्स कह रहे हैं। लेकिन हार्ट के केस में जो है वो 90% जो है वो ऑक्युपाइड है, जस्ट 5 to 10% ऑफ द रिसेप्टर्स आर फ्री। क्यों, हमारे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्टिलिटी करनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए उसके रिसेप्टर्स का स्पेयर होना कंपल्सरी नहीं है। उसके रिसेप्टर्स जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हार्ट में जो है वो मैक्सिमम रिसेप्टर ऑक्युपाई होते हैं और मिनिमम रिसेप्टर्स जो है वो स्पेयर रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। आई होप सिग्नल्स एम्प्लीफिकेशन इज क्लियर, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड एंजाइम लिंक रिसेप्टर विद द एग्जाम्पल ऑफ एन एल्ब्यूटिरोल। नेक्स्ट अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन। डिसेंसिटाइजेशन हम किस चीज को कह रहे हैं, अब आई थिंक आप लोगों को इंटेगनिस्ट का पता होगा कि इंटेगनिस्ट किसको कहते हैं, मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे हर कहते हैं कि हम कोई भी एगोनिस्ट दे रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी पॉइजन इनटेक कर चुके हैं, तो उस पॉइजन को जो है वो ओवरकम करने के लिए हम लोग उस पॉइजन की ड्रग देते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। यानी कि हमारे पास बेसिकली, हम अगर मैं आपको बताऊं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग ड्रग इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोगों को रिस्पॉन्स दे रही है, उसके रिस्पॉन्स को इन्वर्स करने के लिए, ठीक है, हम लोग देते हैं एंटागोनिस्ट। और इसको हम लोग आगे अभी थोड़ी देर में डीपली पढ़ते हैं। जैसे कि देखें, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को हम लोग एगनिस्ट दे रहे हैं, साथ में वो पेशेंट इंटेगनिस्ट भी ले रहा है, ठीक है। अब जो रिसेप्टर्स पे कॉन्टिन्यूसली जाके एगनिस्ट बाइंड कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली जाके एंटेगनिस्ट बाइंड कर रहा है, यानी कि एंटेगनिस्ट इज एन इनवर्स ऑफ एगनिस्ट, ठीक है। इस ये हम दे रहे हैं एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो एक्शंस थोड़े ज्यादा आ रहे हैं उनको खत्म करने के लिए हम लोग वो एंटेगनिस्ट भी दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली पेशेंट के अंदर एगनिस्ट जा रहा है एंड एंटेगनिस्ट जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, जिससे हमारे क्या हो रहा है, जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास डिसेंसिटाइज होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कॉन्टिन्यूसली रिस्पॉन्स आ भी रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इससे हम लोगों को रिस्पांस चाहिए लेकिन ये इसके रिस्पांस को खत्म भी कर रहा है, इससे रिस्पांस आ भी रहा है, ये इसके रिस्पांस को खत्म भी कर रहा है, जिससे क्या होगा, हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज होंगे और इस टर्म को हम लोग कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस। आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज डिसेंसिटाइजेशन, रिसेप्टर के डिसेंसिटाइजेशन होने की रीजन क्या है। ओके, पीछे हमने अब कवर किया ना डिसेंसिटाइजेशन, साथ में टॉपिक था डाउन रेगुलेशन। देखिए, अब कॉन्टिन्यूसली मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर के साथ जो है वो एगनिस्ट और एंटागनिस्ट बाइंड करके उसको डिसेंसिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कॉन्टिन्यूसली जो है वो रिसेप्टर पे एगोनिस्ट और एंटागनिस्ट बाइंड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उन्होंने रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर दिया हुआ है। और अब इस केस में फिर क्या होता है कि जो रिसेप्टर मौजूद होता है सेल पे, वो खुद को इंटरनलाइज्ड कर लेता है। इंटरनलाइज का क्या मतलब है कि
ये देखिए सरफेस पे मौजूद है ना, वो रिसेप्टर अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इंटरनलाइज्ड हो गया रिसेप्टर। और फिर जो हम इस टर्म को कह रहे हैं, इस टर्म को हम लोग कह रहे हैं डाउन रेगुलेशन। अब डाउन रेगुलेशन के क्या केस में क्या होगा कि देखिए रिसेप्टर सेल के अंदर इंटरनलाइज्ड हो गया, एगोनिस्ट तो अब आके बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि रिसेप्टर ही मौजूद नहीं है, उसने खुद को इंटरनलाइज कर लिया सेल में, और हमारे पास डाउन रेगुलेशन का प्रोसेस होगा। और देखें अब चूंकि रिसेप्टर इंटरनलाइज्ड हो गया, तो कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन उनको दोबारा से सरफेस पे आने के लिए, दोबारा से एक्टिवेट होने के लिए उनको काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, दोबारा से उनको एक्टिवेट करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स। और कुछ रिसेप्टर्स तो ऐसे होते हैं कि वो एक्टिवेट ही नहीं होते, दोबारा हम लोग को रिस्पॉन्स ही नहीं देते, तो उनको उस केस में हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, रिफ्रैक्टरी। ओके, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गई आपको कि डिसेंसिटाइजेशन में, बल्कि ये सारा कंप्लीट करके आपको रिवाइज कराती हूँ। अब देखें कि मैंने बताया कि रिसेप्टर जो है वो इंटरनलाइज्ड हो गया, एगोनिस्ट अब जाके बाइंड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं है, वो इंटरनलाइज्ड है। फिर इस केस में हम क्या देंगे, हम देंगे एंटेगनिस्ट हम लोग देंगे। अब जैसे एंटेगनिस्ट हम लोगों ने दिया, जो हमारे पास रिसेप्टर इंटरनलाइज था ना, वो अब दोबारा से वापस सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। किस किस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने एंटेगोनिस्ट दिया। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, अप रेगुलेशन। अब मैं आपको बताती हूँ दोबारा से, इधर के देखें हम लोग डिसेंसिटाइजेशन के केस में जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं वो खुद को इंटरनलाइज्ड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पाता, और इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन रेगुलेशंस। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं दोबारा से खुद को एक्टिवेट करने के लिए, कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो खुद को तो एक्टिवेट ही नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते, उसको हम लोग रिफ्रैक्टरी कहते हैं। और उसके बाद फिर इस दोबारा मैकेनिज्म को करने के लिए हम लोग एंटेगनिस्ट देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास जो इंटरनलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो दोबारा से सरफेस पे आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अप रेगुलेशन। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज पोटेंसी एंड एफिकेसी। पोटेंसी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, पोटेंट, ड्रग पोटेंट है कैसे, मतलब कितनी अमाउंट हमारे पास ड्रग की रिक्वायर्ड है बॉडी में उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, उसको हम क्या कह रहे हैं, पोटेंसी कह रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ड्रग्स हैं, ड्रग ए एंड ड्रग बी, तो मैं आपको इधर बता रही हूँ कि ड्रग ए ज़्यादा पोटेंट है एज कम्पेयर टू ड्रग बी। क्यों, देखें इधर ड्रग ए जो है ना, उसने 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए देखिए कितनी अमाउंट हम लोगों के रिक्वायर्ड हुई है, इतनी सी अमाउंट हम लोगों को जो है ना ड्रग ए की रिक्वायर्ड हुई है उसका 50% ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ड्रग बी को चेक करें, इतनी ज़्यादा अमाउंट हम लोगों को ड्रग बी की रिक्वायर्ड है उसकी 50% ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इट्स मीन्स कि ड्रग ए की थोड़ी सी अमाउंट पे वो हम लोग को मैक्सिमम इफेक्ट दे रहा था, और ड्रग बी की बहुत ज़्यादा अमाउंट हम लोगों को चाहिए उसका मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। दैट्स वाई ड्रग ए इज़ मोर पोटेंट देन ड्रग बी, ठीक है। अब लिपिनकॉर्ट में एग्जांपल, जो हमारे पास दो ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, दैट इज कैंडिसार्टिन एंड इर्बिसार्टिन। जो हमारे पास कैंडिसार्टिन की स्ट्रेंथ है दैट इज 4 to 32 mg एंड इर्बिसार्टिन इज 75 to 300 mg। तो हमारे पास ए इज मोर पोटेंट देन बी। द रीजन बिहाइंड दिस मैंने ऊपर बताया कि देखिए इसकी थोड़ी सी अमाउंट हम लोगों को रिक्वायर्ड हुई है हमारा मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, सही है। अगर हम बात करें एफिकेसी की, तो एफिकेसी जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं जी, हम लोगों को रिसेप्टर इंटरैक्ट करे ड्रग इंटरैक्ट करे रिसेप्टर के साथ और हम लोग को रिस्पॉन्स दे रही है, तो एफिकेसी इसी मैकेनिज्म पे डिपेंड होती है। यानी कि बेसिकली एफिकेसी क्या है कि ड्रग जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्स हम लोगों को दे रही है जैसे ही वो रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट कर रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिस्पॉन्स अ ड्रग गिव टू अस व्हेन इट्स बाइंड टू अ रिसेप्टर, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या एफिकेसी किस पर डिपेंड कर रही है, ड्रग और रिसेप्टर के इंटरेक्शन पे। जितनी ज़्यादा ड्रग हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी उतनी ही ज़्यादा वो एफिशिएंट होगी। ड्रग्स अगर हमारे पास ड्रग सारे रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है, इट्स मीन्स कि हम लोगों को वो मैक्सिमम एफिकेसी दे रही है, राइट। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसकी तीन टाइप्स, दैट इज अ फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट, सही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फुल एगोनिस्ट। द मैकेनिज्म वही है सारा, ड्रग पे रिसेप्टर ने बाइंड करना, रिस्पॉन्स देना, ETC एंड ऑल दैट। जैसे कि अब हम देखते हैं फुल एगोनिस्ट में,
मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये वाले रिसेप्टर्स हो गए ना, जो ये मैं इनको जो है ना वो इनएक्टिव रिसेप्टर्स कंसीडर करूंगी, और ये जो है मैं एक्टिव रिसेप्टर कंसीडर करूंगी। और एक्टिव रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? जिन पे ड्रग जाके बाइंड करती है। और इनएक्टिव रिसेप्टर्स, ये इन पे ड्रग बाइंड नहीं करेगी बिकॉज दे आर टोटली इनएक्टिव। फुल एगोनिस्ट के केस में क्या होता है? ये हमारे पास सेल है, सेल के ऊपर कुछ एक्टिव रिसेप्टर्स भी मौजूद है, कुछ इनएक्टिव रिसेप्टर भी मौजूद है, सही है, पूरे सेल पे। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने फुल एगोनिस्ट दिया है, पेशेंट को फुल एगोनिस्ट दिया है, वो जाके उन रिसेप्टर्स पे बाइंड तो करेगा जिस पे उसने जाके बाइंड करना है, यानी कि एक्टिव रिसेप्टर्स पे जाकर तो वो बाइंड कर ही रहा है। लेकिन जो साथ में इनएक्टिव रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने तो बाइंड करना ही नहीं था किसी से ड्रग को अपने साथ, ठीक है, ये क्या करती हैं? जो हमारे पास एक्टिव रिसेप्टर्स हैं, ये देखें, ये रिसेप्टर सारे एक्टिव हैं, दैट्स इनके साथ जाके बाइंड कर रही है ड्रग। वो तो इसने करना है बिकॉज ये सारे एक्टिव हैं, लेकिन ये फिर कुछ ये जो इनएक्टिव रिसेप्टर्स हैं, ये इनके साथ भी जाके ड्रग बाइंड कर जाती है। फुल एगोनिस्ट की बात करें, अब देखें, इनके साथ जाके बाइंड तो कर रही है, साथ में एक और भी काम कर रही है। जैसे ही ड्रग इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करती है, इनएक्टिव रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड कर देती है, तो इनको स्टेबलाइज कर देती है। स्टेबलाइज का क्या मतलब है? कि उनको दोबारा, यानी कि ये देखें, जब ड्रग इधर इनएक्टिव पे आके बाइंड हुई है तो वो एक्टिव हो गई, राइट। स्टेबलाइज मीन्स कि उनको दोबारा इनएक्टिव नहीं होने देते, सही है, वो एक्टिव हो जाते हैं सारे रिसेप्टर्स। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास तो रिस्पॉन्स मैक्सिमम आएगा, हमारे पास रिस्पॉन्स मैक्सिमम आएगा। अब देख रहे हैं रिस्पॉन्स, क्यों रिस्पॉन्स मैक्सिमम आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो एक्टिव रिसेप्टर्स हैं उनके साथ तो ड्रग जाके बाइंड कर ही रही है, लेकिन जो हमारे पास इनएक्टिव रिसेप्टर्स हैं ये उनको भी एक्टिव में कन्वर्ट करके ड्रग बाइंड कर जाती है और उनको स्टेबलाइज कर देती है, यानी कि दोबारा जो है वो एक्टिव रिसेप्टर्स को इनएक्टिव में कन्वर्ट नहीं होने देती। सबसे पहले इनएक्टिव रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिव में कन्वर्ट होंगे, जैसे ही ड्रग बाइंड होगी तो उनको दोबारा ये इनएक्टिव नहीं होने देगी। यानी कि इसका मतलब है हम ये भी अब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, ये भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, और हमारे पास क्या हो गया? मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ गया फुल एगोनिस्ट के केस में।